नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके एलटी का जो फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक वो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से ये लेके चले कि आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इतना आप लेके चलिए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पहले सर्वप्रथम जो हमें समझना होगा वो हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। ठीक है, अब अगर इसको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। अगर मैं कहूँ संविधान की जो प्रस्तावना को भारत की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, उसको उसकी कुंजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, प्रस्तावना या उद्देशिका किसी संविधान के दर्शन के सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, अगर आप भारत के जो संविधान है, अगर इस संविधान को अगर आपको पूरी तरीके से देखना है, अगर छोटे से लघु रूप में अगर आपको देखना है, तो जो प्रस्तावना या फिर इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, तो इसमें इसका संपूर्ण सार दिया हुआ है। अब संपूर्ण सार कैसे दिया है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये है उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना कह रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ये देख पा रहे हो, इस जहाँ पे उद्देशिका लिखा है, ये लिखा है कि भारत का संविधान उद्देशिका या कहें इसको प्रस्तावना भी हम कहते हैं। तो इसी जो इतनी जो लाइनें दिख रही हैं इसी में संपूर्ण संविधान समाया हुआ है, इसीलिए इसकी छोटी लघु कुंजी या फिर आपको इसकी आत्मा कहा जाता है या इसकी कुंजी के रूप में भी कहा जाता है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को समान आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये उपासना, ये जो दिया गया है संविधान के अंदर, इन्हीं पर ही सर्वोत्तम क्या दिया गया, जोर दिया गया, इन्हीं से संबंधित क्या है पूरा संविधान गढ़ा गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए, प्रस्तावना या उद्देशिका किसी संविधान के दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने का क्या है, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। इसी के रूप में अगर हम इसको देख लें तो हमें पता चल जाए कि संविधान जो लिखा गया है किसी भी देश के, उसकी अगर प्रस्तावना को देखोगे उससे पता चल जाता है कि इस देश के संविधान में क्या क्या चीज़ों को महत्व दिया गया, किन किन मुद्दों को उठाया गया है, वो तमाम चीज़ें देखने को हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माता ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। आपके सामने जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को बहुत डीपली लेके चलिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वह पहला ऐसा कौन सा देश है जिस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया या उसको जोड़ा गया था, वो कोई और नहीं, अमेरिका वो पहला ऐसा देश था जिसने क्या करा था, प्रस्तावना को या उद्देशिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंडमेंट करा था। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे देश ने अपने संविधान का निर्माण करा, अलग अलग देखो, संविधान हर किसी देश की आज नीड या कहीं आवश्यकता है। हर देश के जो भी चीज़ें होती हैं, अगर मैं कहूँ आज लोकतंत्र है, आज अगर देखें जिस प्रकार से पहले से जो राजशाही चलता था, ठीक है, राजतंत्र चलता था, वो अब राजतंत्र ना होके लोकतंत्र के रूप में है। देखिए, हर देश क्या करता है, अपने अपने देश का संविधान निर्माण करता है, उस देश को किस प्रकार से संचालित किया जाना है, उस देश में किस प्रकार से कानून व्यवस्था को संपन्न करा है, उस देश को जिस प्रकार से गति के मार्ग पर आगे प्रशस्त करना होता है, वो संपूर्ण चीज़ें देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या कानून है, उन सभी चीज़ों को, उसके नागरिकों के अधिकार सभी कुछ उसमें क्या करके वर्णित किए जाते हैं। तो वो अपने देश के संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, हर देश अपना क्या करता है, अपने संविधान को निर्मित करता है। उनमें से कई ऐसे देशों ने प्रस्तावनाओं को क्या करा, महत्वपूर्ण समझ के अपने संविधान का हिस्सा बना लिया। जैसे अगर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, उन सभी देशों में अगर देखें, अनुमम सभी देशों में आप देखोगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका को उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उसे अपने संविधान का हिस्सा ही नहीं, अभिन्न अंग के रूप में उन्होंने बनाया। अब हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान सभा ने, अगर हम देखें भारतीय संविधान सभा ने 1947 में जब नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव अगस्त के महीने में ये अगस्त प्रस्ताव दिया गया था, तो आपको मैं बता दूं जनवरी 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार किया गया, नेहरू जी द्वारा किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, इन्होंने रखा, तो वहां पर इसको स्वीकार किया गया।
इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित स्वरूप आज हमारे संविधान के रूप में हम देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी ये कुंजी मैंने आपके सामने जो ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है, आपके संविधान के एक छोटा सा भाग है। जो ये चीज आपके जो रखा गया है, ये नेहरू जी ने ही क्या रखा था, संविधान सभा पर रखा था। तो संविधान संपूर्ण रूप पे इसी में ही समाहित है और इसी के अंतर्गत को क्या किया गया, संविधान को रचा गया है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित स्वरूप हमारा क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना को माना गया है। और उद्देश्य प्रस्ताव और यह प्रस्तावना मिलकर क्या बोलता है, संविधान के दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। हम जब उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देशिका की बात करते हैं, जो उद्देश्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस उद्देश्य को और प्रस्तावना को कहीं ना कहीं मिलाकर जो चीज़ हमारे सामने निकल के समक्ष आती है, जो चीज़ आज हमें देखने को मिलती है, जो बाबा साहब का जो रचा हुआ जो संविधान है, कहीं ना कहीं वो संविधान दर्शन के रूप में हमें, मूर्त रूप में हमें कहीं ना कहीं प्रदान होता है, याद रखिएगा। आपको अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित तमाम चीज़ें अगर डीपली पढ़ी होंगी, या कहें आपने राजनीति विज्ञान अगर पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने ये शब्द आता है, केशवानंद भारती और केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर प्रस्तावना संविधान के अंग को अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पर रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। केशवानंद जो भारती थे और साथ ही जो केरल सरकार बनाम ये था, केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य सरकार के मामले में एक क्या थे, उच्चतम न्यायालय में ये रीट दायर हुई थी। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान के अंग और क्या उसकी जो सभी जो उपबंध है उन्हें अनियमित किए जा चुके हैं, ये प्रस्तावना को क्या किया, उन्होंने अधिकृत किया गया था, याद रखिए। देखिए, अलग से ये पारित किया गया और संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना को भी संशोधन संभव और वह बर्दाश्त आधार ढांचे को क्षतिग्रस्त ना पहुंचाता हो। देखिए, अगर हम बात करें, जो ये कह रहा है कि संविधान के अन्य भागों की तरह जिस प्रकार से हम संविधान में जो अमेंडमेंट करते हैं, उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है। ये और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जो संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते हो, याद रखिएगा। हम अमेंडमेंट किस में कर सकते हैं, आपके प्रस्तावना में ये कर सकते हैं, और साथ ही अगर हम कहें जो संविधान का जो मूल ढांचा है, तो वास्तविक जो संविधान है, हम उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला मैंने तैयार की हुई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। उद्देशिका संविधान के आदर्श और उद्देश्यों की आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका क्या है, ठीक है। आपसे ये अगर कोई बच्चा पूछता है, अगर आपके अधीन से जो कोई बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आप उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो ये बता सकते हो कि आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारे उद्देशिका है, जो संविधान है, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे जो उद्देश्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस आशंकाओं पर कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप में खड़ा उतरता है, याद रखिएगा। और अमेरिका वो ऐसा पहला देश था जिसने उद्देशिका को सम्मिलित किया। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर दिखा है कि अमेरिका का जो संविधान सर्वप्रथम ये बना और उसका जो उद्देशिका को इसमें सम्मिलित किया, जिसे हम प्रस्तावना को इसमें सम्मिलित किया। देखिए, भारत में अगर हम भारत के संविधान की उद्देशिका की अगर हम बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, इसको संविधान सभा में प्रस्तुत करके उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया। जब उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित हमारी क्या बनी थी, आपको स्पर्श करा दूं, जो प्रस्तावना को कहीं ना कहीं मंजूरी मिली। देखिए, उद्देशिका की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था। देखिए, उद्देशिका जब हम बात करते हैं उद्देशिका की, तो संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन था, जो 1976 द्वारा इसको संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा अगर मैं कहूँ, जब उद्देशिका में जब संशोधन की हम बात करें, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये क्या किया था, संशोधन किया था। इस संशोधन में किन शब्दों को सम्मिलित किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो शब्द क्या थे। संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड शब्द सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, ये यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया था। वो आपके 42वां संविधान संशोधन था। जो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वो 1976 को इसको संशोधित किया गया था। और इसको संशोधित करने के बाद इसमें जो शब्द जोड़ा गया था वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें सम्मिलित किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण संप्रभुत्व। यहाँ पर एक जो शब्द कह रहा है, यहाँ पर क्या जोड़ा है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध है, इस प्रकार से जो चीजें को रखा गया। देखिए संविधान, जो प्रमुख संविधान के जो विशेषज्ञ थे, जो विशेषज्ञ की अगर हम बात करें, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या किया था, इसको संविधान का परिचय पत्र ये कहा गया था। अगर देखिए हम कभी भी याद रखिएगा, आपके स्कूल का जो परिचय पत्र होता है, या आप किसी जॉब में ये कार्यरत हैं, या फिर आप आर्मी में हैं या किसी फोर्सेस में, हमें आपके परिचय पत्र से को अगर हम देखते हैं, जिसे हम आई कार्ड के तौर पे कहते हैं, अगर हम आपका आई कार्ड देखते हैं तो हमें पूरी तरीके से पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है, आप का ब्लड ग्रुप क्या है, साथ ही आप किस फोर्स में काम करते हो, आपका रैंक क्या है, आप किस पद पे कार्यरत हो। तो हमें उससे पूरा आपका क्या होता है, एक पूरा खाका हमारे सामने आपका उभर के समक्ष आता है। ठीक है, ये कहा गया है कि कभी क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति द्वारा ये कहा गया है कि संविधान का जो परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है, तो वो कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कोई और नहीं है, N.K. पालकीवाला वो था जिसने क्या कहा था, संविधान का इसे परिचय पत्र के रूप में कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, सभी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1976 में। जो संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, एक जोड़ा गया था समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, याद रखें, जिसे हम पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया था। याद रखिएगा क्या बनते हैं कि पूछा जाएगा कि 1976 के जो 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। याद रखिएगा, इन शब्दों से जुड़ने के बाद प्रस्तावना का क्या था, वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो मैंने प्रस्तावना दिखाई है, प्रस्तावना में जो ये शब्द तमाम चीजें लिखी गई, जिसको हम इसको आई कार्ड के रूप में या परिचय पत्र के रूप में भी जानते हैं, इसको कुंजी के रूप में भी कहते हैं, हम इसको आत्मा भी कहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें इसमें देखने को मिल रहा है, हम भारत के लोग, भारत को संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, ये जो शब्द जोड़ा गया है, यहाँ पर आप देखिएगा, इसको फिर हम दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है कि हम भारत के लोग, जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा है। भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, जितने भी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग ये शपथ लेते हैं कि हम संपूर्ण संप्रभुत्व, हम किसी भी रूप से किसी भी चीज को मध्य न रखते हुए संप्रभुत्व संपन्न हम सब मिलकर इस चीज को जो समाजवादी रूप में है, पंथ निरपेक्ष, किसी में भेदभाव, धर्म, लोकतांत्रिक रूप में गणराज्य बनाने के लिए भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको हम सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, यहाँ तक हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक रूप में जितने भी समाज में भारत के लोग रह रहे हैं उन सभी की बारे में बात करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, सभी को आर्थिक रूप में सशक्त करने की बात की गई है और सभी का जो राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करी गई है।
ठीक है, राजनीतिक में सभी को न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब राजनीति के अंतर्गत ये नहीं कि किसी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा किया जाएगा, कम किया जाएगा, सब कुछ न्याय के मद्देनजर रखे गए और लोगों को अपनी विचारधारा को रखने की यहाँ पर अभिव्यक्ति मिलेगी। हर व्यक्ति आज़ादी के साथ क्या करता था, अपनी बातों को रख सकता है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। और विश्वास, हम हर किसी पे विश्वास कर सकते हैं, ये नहीं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सभी पर विश्वास करते हैं। हम सभी के धर्मों की उपासना के मतलब है कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म में भी अपना सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म में भी अपना सकता हूँ, मैं हर किसी के धर्म के रूप में उसको पूज सकता हूँ। उसको उसकी उपासना का मतलब होता है कि मैं उसकी आराधना कर सकता हूँ, मैं उसको पूज सकता हूँ। वो तमाम चीज़ें इसमें कि जो हमारे जो भारत का जो संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना में ये सब जो शब्द जोड़े गए हैं कि इसलिए इतना स्वतंत्र रख दिया गया है कि मैं धर्म की उपासना, मैं उसकी आराधना कर सकता हूँ। मगर अल्लाह की आराधना करना का मन है तो मैं अल्लाह की या गुरुदेव की बात करूँ या सिख की बात करूं या फिर क्रिश्चियन की बात करूं या जीसस क्राइस्ट की बात, जितने भी धर्म है हम सभी धर्मों की किसी भी रोक टोक, आपको कोई धर्म अगर अपनाना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ये संविधान ये क्या देखता है, आपको शक्ति प्रदान करता है, ये स्वतंत्रता ये देती है, ठीक है, आज़ादी ये देती है। और प्रतिष्ठिता के अवसर की समानता, समाज में आपको ऊंचे उठने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर का काबिलियत है तो आपको सभी को क्या बोले समान अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर भिखारी का भी बच्चा है या रंक है या फिर कोई राजा है या मंत्री है या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, हर सभी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाएगी, हर सभी को एक जैसे समानता उसके नज़रिए से देखा जाएगा, हर किसी को नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं कि भैया कोई डीएम का बच्चा है तो उसको नौकरी में जल्दी से रखा जाएगा, वो भी टेस्ट में बैठेगा, गरीब का बच्चा भी टेस्ट में बैठेगा, जो आपका अमीर का बच्चा भी टेस्ट में बैठेगा, तो सभी को यहाँ पर अवसर दिए जाएंगे। समानता के अवसर नहीं है, सभी को समान अवसर दिए प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। उन सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की संबद्धता या बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा को क्या करते हैं। आज देखिए जितने भी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हम अपनी देश की गरिमा, हमारे देश में किसी भी प्रकार की आंच ना आ पाए, हमारे देश को किसी व्यक्ति विषय द्वारा उसे उसमें ठेस ना पहुंचे, हम उसकी क्या करें। अगर हमारे राष्ट्र प्रतीक है, हम राष्ट्र चिन्हों को हम अपने उसकी धरोहर को हम उसको सलामत रखेंगे, हम उसके प्रति किसी भी प्रकार की दृढ़ता नहीं या दुष्टता नहीं करेंगे, तो हम राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति क्या करता है, सुनिश्चित उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए उसमें कटबद्ध या संप्रभुत्व बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए हम क्या होते हैं, दृढ़ संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि जो संविधान जो बना है उसकी जो चीज़ें उसके अंतर्गत रखी गई हैं, हम उसके अंतर्गत उस चीज़ का पालन करेंगे, उस चीज़ पे हम एकजुट रहकर एक स्वर में हम भारत के लिए हम कार्य करेंगे, हम राष्ट्र की प्रगति के लिए हम क्या करें, सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, ये कहा गया है। और यहाँ पर देखिए इस संविधान सभा में तारीख, जो संविधान सभा में जो तारीख थी वो थी 26 नवंबर 1949 में क्या क्या मितित मार्ग शुल्क सप्तमी और 4/6 विक्रमा, ये क्या है, ये दिवस दिए गए हैं जो हिंदू कैलेंडर के आधार पर। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी, ये क्या कह रहा है, ये जो तिथि दी गई है इस तिथि की मैं बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया जाता है और समर्पण किया। इस दिन से संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था, पूर्ण रूप से इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपकी क्या है, संविधान की उद्देशिका, जिस पे हमने अभी चर्चा करी थी। हम यही है, हम भारत का संविधान या उद्देशिका या प्रस्तावना हम कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व। आप जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें देखोगे, कोई भी किताब अगर आप उठा के देखोगे, हर किताब के पहले पृष्ठ पर इसको ये दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी किताब हो, तो उसमें स्पष्ट तौर पर उद्देशिका को दिया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय विचारधारा अभिव्यक्ति धर्म साथ ही उसकी उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठता की समानता के अवसर प्रदान करते हैं तथा हम सब व्यक्ति राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने की संप्रभुत्ता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में जो हमने आपकी जो तिथि बताई
इस तिथि को इसको अंगीकृत कर इसको समर्पित इसको संविधान सभा में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर लिया गया है। याद रखिएगा। अब प्रस्तावना के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का क्या हम बताएं। प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्तियों को सामाजिक रूप में सशक्त बनाना और आर्थिक रूप में सशक्त बनाना, साथ ही राजनीति न्याय उपलब्ध कराना, राजनीति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित, कोई भी किसी भी राजनीति के अंतर्गत वो आ सकता है, इस प्रकार की चीजें देखिए इसमें दूसरा जो दिया गया उद्देश्य क्या है, विचार, मत, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। हमें विचार, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, हमारे विचार रखने में कोई भी हमें क्या कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मत, विचार रख सकते हैं, मत रख सकते हैं अगर हम कहें तो। विश्वास, ये हमें विश्वास कौन दिलाता है, हमारा संविधान दिलाता है। हम धर्म, किसी भी धर्म की उपासना करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान कौन करता है, ये हमारा धर्म करता है। अगर बस चल जाए हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वो जिस प्रकार से आज की तिथि में जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि हम संपूर्ण भारत को हिंदू सम्राट राज्य घोषित कर देंगे, हम हिंदुत्व राष्ट्र इसको बना देंगे। तो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का मतलब है कि संविधान को खत्म कर देना। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो सभी धर्म की जो स्वतंत्रता है, धर्म की उपासना की, ये सभी चीजें इसमें छिन जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, चाहे वो देखिए इसमें जितने भी हिंदू हैं वही उनके ही, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाता है, जो मुस्लिम है वो भी हिंदुओं की जो उपासना, जो देवी देवताओं को बाहर न करे, चाहे सिख है वो भी उसको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो क्रिश्चियन है उसको भी क्या करने पड़ेगा, हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यही तो खूबी है हमारे संविधान की, जो बाबा साहब द्वारा इतना शानदार संविधान को रचा गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हमें बाबा साहब की देन ही है, जो हमें विचार रखने की और विश्वास और धर्म की उपासना करने की हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देती हैं। देखिए पद और अवसरों की समानता, देखिए आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके पास वो क्वालिटी है, वो क्षमता है, तो अगर वो अवसर आपको देती हैं। देखिए अगर आप प्रधानमंत्री के पद के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। इसमें धर्म, जाति और क्या बोलते हैं आपकी इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है, तो सिर्फ आपको देखा जाता है कि समान अवसर उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित, हर व्यक्ति की ये तहे दिल से अगर मैं कहूँ उसकी एक कर्तव्य है कि वह हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाने में वो अपनी सहयोग प्रदान करे, और उद्घोषित करती है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों को समाज। ये मैं उद्घोषित करता हूँ कि भैया कि ये भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भारत के संविधान के अंतर्गत ही उस चीज़ को संप्रभुत्व रूप में उसको स्वीकार करे और उसमें समाहित हो। तो ये चीज़ है, उद्घोषित करती है कि भारतीय, देखिए उद्घोषित करती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या करती है, स्थापना ये करती है। उद्देश्य उद्घोषित करती है कि भारत के लोगों का उद्देश्य न्याय, समानता और समानता, जो ये समानता प्राप्त करना और साथ ही बंधुत्व की भावनाओं को विकास, एक दूसरे से भाईचारे की भावनाओं को विकास करने के लिए। इसमें यह ना देखा जाए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, हम सब है, सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये वाले नारे को कहीं ना कहीं बुलंद कर, और उद्घोषित करती है कि भैया भारतीय जो संविधान सभा द्वारा, इसको अगर मैं कहूँ 26 नवंबर 1949 को अंककृत करके, अधिनियमित करके, आत्मसम्मित कर इस दिन से भारत के संविधान को क्या कहते हैं, लागू कर दिया गया था। अब हम जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक एक शब्दों को अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया वो हम उसका यहाँ पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अपने तर्कों के आधार पर बताया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। हम भारत के लोग, ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग संपूर्ण भारतीय व्यवस्था का मूल आधार हैं, और इन शब्दों का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अपने संपूर्ण इतिहास से पहली बार भारत के लोग इस स्थिति में हैं कि अपने भाग्य का वो निर्माण करने में कहीं ना कहीं स्वयं की भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और शब्दावली की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। हम भारत के लोग, भारत का अगर कोई भी जितना भी ऐसा गरीब से गरीब अगर कोई भिखारी भी है तो वो ये शब्द उस समाज के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति की जो इच्छा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे भारत का इसकी व्यवस्था का स्वरूप क्या है, यह ध्यान रहे कि संपूर्ण, अगर मैं कहूँ ध्यान रहे कि इससे पूर्व सभी अधिनियम
को जो ब्रिटेन ने पारित किया था, जितने भी इससे पूर्व हमारे भारत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे पूर्व जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपके थे ब्रिटेन ने पारित किया था। यह भारत संविधान की संप्रभुता से संपन्न, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान ने भारत के लोगों की अधिनियमित ये किया गया, भारत के लोगों को इन्हें सम्मान से उठने की। अब यहाँ पर कह रहे हैं संप्रभुता शब्द देखने को मिल रहा है। इस शब्द का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संप्रभुत्व मतलब कि हम आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी हम क्या है, स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं है। कोई सत्ता इसे अपने आदेश के पालन के लिए विवश नहीं कर सकती है। देखिए, कोई अगर राजा भी है तो वो इस चीज के लिए क्या करता है, किसी को विवश नहीं करता है, क्योंकि भारत में संप्रभुत्वता की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। भारत में स्वतंत्रता होने के पश्चात अगर हम बात करें, उसके बाद 1949 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता से स्वेच्छा से ग्रहण की थी, और ये भारत की क्या है, संप्रभुत्वता का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत ने क्या करता है, 1949 को जो ब्रिटिश राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता स्वेच्छा से उसको उन्होंने उस मंडल में अपनी स्वेच्छा से उसको ग्रहण किया, ये कह रहा है कि भारत की संप्रभुत्वता का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है, अब आता है समाजवादी शब्द आता है। ये जो शब्द है ये ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था का द्योतक है। इसमें क्या होता है, राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर, देखिए राष्ट्र की जो आर्थिक गतिविधियों के मामले में पूरे समाज का अधिकार है होने का यहाँ पर मान्यता दी गई। जो समाजवादी मतलब समाज में जो भी चीज़ें हैं, राष्ट्र की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, सरकार के माध्यम से पूरे समाज को उसको अधिकार ये प्रदान होता है कि उसको मान्यता दी जाती है कि यह पूंजी व्यक्तिगत पूंजी, ये पूंजी और साथ ही व्यक्तिगत पूंजी आधारित जो आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी के विपरीत संकल्पना है। और 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा सम्मिलित किए जाने से क्या है, ये नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या है, संविधान में संशोधन किया गया। आपको पता होगा जो हम नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करते हैं, उस चीज़ को संविधान के उस नीति निर्देशों में जोड़ा गया और समाजवादी शब्द जो है वो उद्देशिका में कहीं ना कहीं सम्मिलित कर दिया गया है। इससे हमारा राष्ट्र जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं ना कहीं ये निरूपित करती है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाती है। जब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द है इसका जो अर्थ की अगर बात करो, हम भारत में अगर हम कहें, भारत एक राष्ट्र के रूप में किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। देखिए, भारत का हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही क्या होता है, भारत ये नहीं कह सकता कि हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र ही होना चाहिए। यहाँ पर किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई। इसमें जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को सम्मान उसमें आदर दिया गया, सभी धर्मों का यहाँ पर क्या है कि इज्जत करी गई है, किसी को ये नहीं कि उसको नीचा दिखाया गया, सभी को एक समान एक तराजू में रखे गए हैं। सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास जैसे आस्था है, धर्म का पालन संरक्षण वो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और ये जो शब्दावली जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जब इसमें क्या गया था, उद्देशिका सम्मिलित की गई थी, तो उसमें पंथ निरपेक्ष मूल रूप से तत्व को क्या कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद अगर हम बात करें तो वो अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 में क्या कर दिया, इसको देखिए, हमने पंथ निरपेक्ष के मूल का जो तत्व है, हमने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसको क्या कहते हैं, जोड़ दिया गया है। याद रखना, जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये जो शब्द है अत्यंत व्यापक वाला जो शब्दावली के रूप में है। इसमें जो ध्वनित होता है कि आम आदमी की आवाज़ होती है, इसमें लोकतंत्र की बात है जिसमें आम आदमी की महत्वपूर्ण आवाज़ होती है। शासन प्रणाली हो या सामाजिक व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक की स्थापना के उद्देश्य का ये तात्पर्य को घोषित करता है, तो ये सभी समान है। किसी भी व्यक्ति की अगर बात करो, क्योंकि हम मनुष्य इसके लिए क्या करें, अपने वर्तमान और भविष्य के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनको नीतियों को तय करते हैं। हमारे लिए कौन सी नीतियां सही होती हैं, हमारे समाज के लिए कौन सी नीतियां सही होती हैं, सबको समानता का अधिकार या उद्देशिका में क्या गया, प्रयुक्त रूप में लोकतांत्रिक शब्द को जो जोड़ा गया। भारत में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली को कहीं ना कहीं राष्ट्र घोषित किया गया। देखिए, उसमें प्रजातंत्र के रूप में नहीं घोषित किया गया, इसको लोगों का, जनता का, जनार्दन का क्या कहा गया, इसको तंत्र कहा गया। तो इसलिए लोकतंत्र लोगों का ये क्या है, तंत्र है, प्रणाली के रूप में इसको घोषित किया गया। भारत ने
ने इसे क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर चुना है। देखिए, हम अगर बात अप्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं भारतीय संसद की अगर बात करो, संसदीय प्रणाली को कहीं ना कहीं ये चुना, तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर इसको किया गया, चुना गया। ठीक है, देखिए छठा जो नंबर है उसमें क्या है, जो गणराज्य शब्द का तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष नियमित अंतराल पर नियमित कार्य के लिए चुना जाएगा। गणराज्य मतलब कि ये नहीं कि भैया एक, अगर हम राज सत्ता की बात करें तो कोई राजा होता है, जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो सत्ता में ही बना रहता है, फिर उसके परिवार के सदस्य। तो ऐसा ना होते हुए कि भैया हम गणराज्य के अंतर्गत एक समय सीमा, जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद किसी दूसरे को मौका मिलेगा, तो एक निश्चित अंतराल रखा गया है। तो उस अंतराल में ये जो कार्यकाल है वो बदलता रहेगा। वंशानुगत नहीं है कि भैया बाप राजा है तो बेटा राजा होगा, बेटा मर गया तो उसके बाद उसका बेटा होगा, फिर वो, ये वंशानुगत रूप में नहीं रखा गया है, इसीलिए इसे लोकतांत्रिक तौर पर रखा गया है। ये ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर भी आज क्या है, राजा महारानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शासन की बागडोर क्या होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, याद रखना। देखिए आज हम ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, राजा रानी के रूप में भी आज वो लोग क्या करते हैं, वंशानुगत वो व्यवस्था वहाँ आज भी है, जबकि जो शासन की जो बागडोर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, याद रखना। ठीक है, और भारत की अगर हम बात करें तो गणराज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा राष्ट्र और शासन का जो प्रमुख एक ही पदाधिकारी के रूप में जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का अगर मैं प्रथम व्यक्ति की अगर बात करूं तो वो कोई और नहीं, वो आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं। सबसे बड़ा अगर देश में कोई है तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र और शासन का जो प्रमुख जो एक पदाधिकारी के रूप में होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करते हैं, हम जो भारत के जो प्रस्तावना है, हम प्रस्तावना के एक एक शब्दों को हम यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, उद्देशिका भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की ये घोषणा करती है, याद रखना। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो ये क्या उद्देशिका क्या करती है, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की कहीं ना कहीं क्या करती है, घोषणा करती है। अब देखिए, न्याय का जो सामान्य अर्थ होता है वो न्याय का क्या सामान्य अर्थ है, इसको हम थोड़ा सा, जो भेदभाव समाप्त करने की बात की गई, इसमें कहीं भी ऊंची नीची ये बात नहीं की गई। राजनीतिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में क्या गया, जोड़ा गया है, याद रखना। और मूल अधिकारों को जो जोड़ा गया वो भाग 3 में जोड़ा गया है। और जितने भी विभिन्न प्रावधान दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जो लक्ष्य रखे गए 1917 में रूसी क्रांति से ये प्रेरित हुए थे, याद रखना। रूसी क्रांति से कौन सी चीज़ें प्रेरित हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बता दें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य 1917 की जो रूस की क्रांति थी उससे प्रेरित हुए थे। और जो नीति निर्देशक तत्व किसमें जोड़ा गया है, भाग 4 में। मूल अधिकार भाग 3 में ये जोड़ा गया है, याद रखना। जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, ये क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते। इन शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है, ये जो शब्द है इस शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, जबकि सामान्य अर्थ होता है व्यक्तिगत विकास हेतु सामान्य अवसरों की उपलब्धता की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो नकारात्मक शब्द होता है प्रतिबंधों को कहीं ना कहीं रोकने की बात करता है, जबकि जो सामान्य अर्थ होता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत की जो समान अवसरों को यहाँ पर प्रदान करने के। उद्देशिका में जो वर्णित किया गया है इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रस्तावनाओं को क्या गया, सम्मिलित किया गया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 90 नंबर का जो बिंदु है वो कह रहा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस शब्द का जो तात्पर्य अतार्किक विशेष अधिकारों को समाप्ति और आगे बढ़ने के लिए अवसरों के प्रदान करने की बात की गई है। और मानव होने के आधार पर सभी को समान अवसर दिया जाता है। और ये जो प्रतिबंध है संविधान के भाग 3 और भाग 4 में इसको किया गया, कहीं ना कहीं रखा गया है, याद रखिएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि 10वें नंबर का पॉइंट है, देखो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुत्वता की बात करें। बंधुत्वता शब्द के अगर हम कहें, राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच जो भावात्मक संबंधों को कहीं ना कहीं दृढ़ करने का ये आदर्श प्रस्तुत करता है। देखिए हम सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं एक परिवार के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में हम एक दूसरे को मानते हैं। ये भावनाएं विकसित कौन करती हैं? हमारी जो संविधान है। ये कहते भावना एकता के अभाव में ना तो व्यक्ति के जो सम्मान की रक्षा की जा सकती है, ना कि राष्ट्र की, और ना अखंडता संरक्षित रहती है। देखो अखंडता शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जो सम्मिलित किया गया था। वस्तुतः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो उद्देश्य जो कहाँ से लिया गया है, कभी क्वेश्चन बनता है। तो ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1989 की, तो वहाँ से ये प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उद्देशिका का महत्व की अगर हम बात करते हैं तो उद्देशिका का महत्व क्या होता है? संविधान के मूल सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक दर्शन को अभिव्यक्त करती हैं। संविधान निर्माताओं को महान आदर्श विचार की कुंजी के रूप में उन्होंने व्यक्त किया गया था, याद रखिएगा। देखिए सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार अगर हम देखें तो उद्देशिका हमारे सपनों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका जो भारत के जो संविधान की जो उद्देशिका है वो कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति के सपनों की वो कुंजी, उसको कहीं ना कहीं पंख लगाती है, याद रखिएगा। के.एम. मुंशी के अनुसार अगर उद्देशिका को अगर हम बात करें तो सामाजिक राजनीतिक विचार की कुंजी मानी गई। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ये शब्द किसके द्वारा है कि उद्देशिका हमारे सपनों की विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये बन गया। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये कहा गया था। अब देखिए उद्देशिका को अपने सामाजिक राजनीतिक विचारधारा की कुंजी माना और साथ ही अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है प्रिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसको अमुख रूप में सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो क्वेश्चन बनता है कि एम मुंशी द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह के अनुसार अगर हम कहें ये हमारे जो ये इसमें क्या कहा, उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसी और के द्वारा नहीं है, एम हिदायतुल्लाह के द्वारा ये कहा गया कि जो उद्देशिका है वो भारत की आत्मा है, ये ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से हम अगला जो टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा, मैं उसकी दूसरी वीडियो आपको लाएंगे क्योंकि एक ही वीडियो में लेंथ हो जाए। जो उद्देशिका संविधान का भाग और है या नहीं है उसके संदर्भ में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला भी है, हम प्रश्नों को भी इसमें देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो जो मैंने आपकी बनाई है तो वो आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।